स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर। ये आपके 6 महीने पहले आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम केवल उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनके आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना लगभग 100% है, या यूं कहें कि 99% है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वही हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, मतलब आपको ये जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। dx है ना, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे भैया समाकलन? समाकलन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो डिटेल लेक्चर का लिंक हम समाकलन का नीचे दे देंगे, वहां पे जाके आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए। और अगर आपको पता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। सिंपल हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है, फिर बीच में प्लस है, फिर 3x स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है, प्लस फिर 3x तीसरा फंक्शन है, फिर 1 एक चौथा फंक्शन है। 4 फंक्शन जुड़े हुए हैं और एक फंक्शन फिर तैयार हो रखा है। तो इनका अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब बीच में प्लस माइनस होता ना तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो मतलब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स, इस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीएक्स लगा दी, ठीक है जी। फिर मतलब हर टर्म पर, हर फंक्शन पर इंटीग्रेशन भी लगेगा और डीएक्स भी लगेगा, बीच में फंक्शन आएगा ये वाला। हाँ, और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर के आगे भी 3x स्क्वायर के आगे इंटीग्रेशन और पीछे dx, ठीक है जी। फिर बीच में फिर प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन और 3x है और पीछे dx लगेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन और 1 है और फिर dx लगेगा, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जी। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो देखिए एक्स क्यूब जो होता है ना उसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो भैया तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाती है। 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन तो ये होता है, लेकिन इंटीग्रेशन अगर एक्स क्यूब का करेंगे तो इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें क्या हुआ? इसमें 3 पावर जो थी वो आगे आ गई और 1 पावर कम हो गई। इसमें क्या होता है? इसमें पावर बढ़ जाती है। x की पावर 3 है ना, तो x की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो पावर होती है वो बटे में भी आती है। ये होता है, बस इसको जरा इस टाइप से समझे। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। अगर x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो क्या होगा भैया? 1 पावर बढ़ जाएगी, 5 से 6, x की पावर 6 और जो पावर होती है वही बटे में आती है। x की पावर 6/6। x की पावर 7 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? x की पावर 8/8। बस ये करना है। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4/4। तो इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं रखना है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, ओके। तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो गया, ठीक है। जैसे प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 3 कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आप रखेंगे। तो 3 तो बाहर ले लिया हमने, अब बचा अंदर क्या? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं करते, उसका सीधे बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट को हमेशा बाहर, मतलब कांस्टेंट मतलब जो एक्स जो जिसमें एक्स नहीं हो कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लिया, बचा अंदर क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3 अपने यहाँ अपनी जगह रख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो भैया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैंने कहा ना अभी कि एक पावर बढ़ जाती है, एक्स की पावर 3/3, जो पावर होती है वो बटे में भी आ जाती है, ठीक है। ओके, ठीक है। प्लस, अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3x आ गया जी, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो जी, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर क्या है यहाँ पे?
एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। और जब पावर एक होती है तो उस इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब x की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे में भी फिर 2 आता है। समझे बात? हाँ ओके ठीक है समझिए। हाँ प्लस यहाँ पे 1 है, 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है मान सकते हैं हम बाहर आ जाएगा। अंदर क्या कुछ नहीं, जब 1 होगा, देखिए जब 1 होगा 1 के अलावा कुछ नहीं होगा तो, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन बोला जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, याद रख लेना इसको, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे 1 को बाहर, 1 है तो कांस्टेंट, लेकिन 1 को बाहर मत ले लेना, क्योंकि अब देखो x की पावर 0 आता है, अगर 1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ा दो, मतलब x की पावर 1/1, ऐसा भी समझ सकते हैं आप इसको। या फिर सीधे याद रखिए कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बस ठीक है। और प्लस c, इंडेफिनिट जब लिमिट नहीं होती ना इंटीग्रेशन की, तो प्लस c अपनी तरफ से लगा दिया जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन में। डिटेल लेक्चर अगर पढ़ेंगे आप तो मजा आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बस यही करना है। 2 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का है। और इससे देखिए होगा क्या स्टूडेंट, आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही आ जाए, कभी कभी एग्जैक्ट भी आता है और कभी कभी एग्जैक्ट नहीं आता है। तो हो सकता है एक्स क्यू की जगह एक्स पावर 4 हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर की जगह साइन एक्स हो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। तो डिटेल लेक्चर अगर पता नहीं आपको, डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिए, तब आपको क्लियर कट सब कुछ हो जाएगा। और डिटेल लेक्चर में भी अगर पहले और दूसरे लेक्चर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन एज फॉलो: 90, 85, 60, 90, 75। देन फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स। देखिए इंपोर्टेंट क्या है भैया, मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं, 100 में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, एक के 90 आए, एक के 85, एक के 60, एक के 90, एक के 75। 5 स्टूडेंट के मार्क्स है ये, और इन 5 स्टूडेंट का मार्क्स जो है उनका मीन निकालना। मीन मतलब माध्य निकालना है, माध्य। हाँ अब मीन माध्य क्या होता है भैया, ये स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक है, सांख्यिकी का टॉपिक है, डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इसका मीन कैसे निकालना है, देखो मैथमेटिक्स यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है कुछ और लिख दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स लिख दिया जाए या कुछ और लिख दिया जाए। आपको डाटा देखना है, जिसको मैं अंडरलाइन लिखा, जो आपके आंकड़े दे रखे हैं, और ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा हो, मीन लिखा हो कि मीडियन लिखा हो कि मॉड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मीन लिखा हो तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए मीन जब भी निकालना, जब सिंपल एक्स की वैल्यूज दे रखी होंगी, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, मीन 2 तरीके से निकलते हैं। अनग्रुप डाटा का मीन अलग तरीके से निकलता है और ग्रुप डाटा का मीन अलग तरीके से। डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, अनग्रुप डाटा है मतलब केवल एक्स की वैल्यू, जब एक्स के साथ एफ की वैल्यू भी दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, तो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। वो आप चाहो तो डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको कैसे करना है भैया ये देख लीजिए, ठीक है जी। देखो अनग्रुप डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, ठीक है। एक्स बार बराबर समेशन एक्स आई बटे एन। समेशन एक्स आई मतलब जितने भी एक्स की वैल्यूज दे रखी है उनको सम कर दो, जोड़ दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिवाइड कर दो, जितने आंकड़े दे रखे उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्स बार जब निकालेंगे क्या होगा, समेशन एक्स आई बटे एन। समेशन एक्स आई मतलब जितने भी एक्स है उनको जोड़ दो, किसको, ये देखो 90 प्लस 85 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 75, और बटे क्या करो, एन से डिवाइड कर दो। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो एन की जगह 5 आएगा जी। ध्यान रखना, ये है मीन निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो भैया। अब जोड़ेंगे भी कैसे, देखो इकाई के अंक जोड़ दो पहले, 5 0 0 5 0, 5 और 5 10 का 0 हो गया जी। हासिल कितना बचा, 1 बचा जी। और 9 और 7 16 होता है, 16 और 6 6 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, और 1 हासिल भी था तो 40 हो गया जी, 400 हो गया जी। ऊपर इनका सम जोड़ना बहुत अच्छे से भैया, गलत हो जाएगा तो फिर आंसर गलत आएगा। बटे 5 है,
5 से भाग दे दो, 8, 5 अठे 40, एक जीरो तो जीरो लगा दो, तो 80 बार जा रहा भैया, तो आंसर आपका 80 आ गया। मतलब कहने का ये है कि जो ये 5 स्टूडेंट हैं इनका औसत मार्क्स, औसत, हाँ मेन का मतलब औसत होता है, औसत मार्क्स जो है 80 है, 80 के आसपास है। एवरेज निकालते ना, तो एवरेज जो है 80 है, 80 के आसपास है सारे। देखो आप देख रहे हैं 80 से कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो एवरेज मार्क्स 80 हो गया, है ना। तो फिर हम क्या बोलते हैं भाई, अच्छा एवरेज मार्क्स जो निकला है उससे ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो हम अच्छे मानते हैं, और एवरेज से जो नीचे हैं कि ये बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, ऐसा बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे एवरेज से ऊपर ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़ा सा कम है ना, कोई बात नहीं, ये मेहनत कर लेगा आगे के लिए, अगली बार ये तुमसे 4-5 से टॉप करेगा भैया, हाँ देख लेना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का क्रम तथा घात, ऑर्डर को क्रम कहते हैं हिंदी में और डिग्री को घात कहते हैं, ठीक है जी। इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ठीक है, क्रम और घात निकालना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिटेल लेक्चर इसका भी हमने बना रखे हैं बहुत अच्छे से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, देखो ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, dy/dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, d2y/dx² मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, d3y/, अगर यहां पे ये भी होता d3y/dx³, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार हो रखा है, 2 बार, देखो ये 1 बार ये 2 बार, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो है वही ऑर्डर होता है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। अगर यहाँ पे d3y/dx³ कहीं पे होता तो 3 ऑर्डर होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है मैक्सिमम, हाँ, तो ऑर्डर हो गया भैया 2। जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम वाला है वो ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम वाला कौन सा 2, तो 2 ऑर्डर इसका 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डिग्री पे, डिग्री क्या होती है, हाँ डिटेल लेक्चर हमने बता रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। हाँ डिग्री जो होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, ये है d2y/dx² मैक्सिमम ऑर्डर वाला है, इसकी होल पावर जो होगी वो डिग्री होता है। इसकी होल पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गई भैया, ठीक है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो डिग्री जो होल पावर जो होती है, जो बड़ी सबसे बड़ी है वो डिग्री है, यहाँ पे 3 भी लिख देते हैं कई स्टूडेंट, हाँ, तो ये गलती मत कर देना। हाँ जो जिसका ऑर्डर निकाला है, जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी होल पावर जो भी होगी, अगर यहाँ पे 4 होता तो और डिग्री 4 होती, यहाँ पे 2 की जगह 5 होता तो 5 होती, यहाँ 2 है तो 2 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ इसमें कोई स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है जिसमें आप ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री अनडिफाइंड होती है, हाँ फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। तो इसका डिटेल में जो हमने बता रखा है उसमें हमने बता रखा है कि किस क्वेश्चन में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, वो डिटेल लेक्चर आप चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। गामा का साइन जो होता है ना, ये जो जैसे ये L है ना, L इसको उल्टा कर दो तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, ऐसे उल्टा मोड़ दो तो ऐसे, तो ये तो L है, ये गामा का साइन ये होता है भैया ऐसे, हाँ ऐसे, और एक मिनट ऐसे खींच दो, गामा का साइन होता है। अब गामा फंक्शन क्या होता है, गामा क्या होता है, ये नीचे एक लेक्चर हमने 40-50 मिनट का बना रखा है गामा पे ही क्यों ना, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। गामा फंक्शन है वो, हाँ गामा फंक्शन क्या होता है। अब गामा 1/2 की वैल्यू तो भैया √π होती है, ये तो आपको याद रख लो, क्या दिक्कत आ रही है जी, आप बोल सकते हैं जी गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, आंसर याद रखना, बस बात खत्म, और 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन गामा क्या होता है, गामा n जो होता है ना, इसमें एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, एक कम करके क्या कर दो, फैक्टोरियल L जो होता है वो फैक्टोरियल है, उल्टा कर दो तो वो गामा है, ठीक है। तो गामा n को आप फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें तो चलो गामा 1/2, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि रूट यहाँ पे ऐसे कर दिया इन्होंने, ऐसे ये
प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये रूट नहीं है, ये गामा है। अगर ये ऐसा लग जाए तो रूट हो जाएगा, रूट 1/2 हो जाएगा, है ना, ये गलत है। गामा 1/2 के लिए रूट पाई होती है, याद रख लेना इसको, बस सिंपल रट लो, बात खत्म, छोड़ो। हाँ, थोड़ा सा समझना है गामा तो डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज इसको याद रख लो, गामा 1/2 के लिए रूट पाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर भैया सॉरी खांसी हो रही भैया, हाँ चलो कोई बात नहीं। अगर इसकी जगह पे आपको गामा 1/2 की जगह पे गामा 7/2 आ गया, तब क्या करोगे? क्योंकि ये भी आ रखा है बहुत बार, गामा 7/2, गामा 5/2, गामा 9/2 आ रखे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये आ जाए। हाँ, 9/2, 5/2 आप कर लेंगे, गामा 7/2 मैं बता देता हूँ, ठीक है। गामा 7/2 को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7/2 में से 1 कम कर दो, तो वहां से शुरुआत होती है इसकी। 7/2 में से 1 कम करेंगे तो 7/2 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 2 एकम 2, 7 2 5/2, 5/2 होता है। तो 5/2 से एक शुरुआत होती है इसकी, इंटू गामा 7/2 को सॉल्व करना है तो 1 कम करके यहां पे लिख दो, वहां से शुरुआत होती है, फिर 1 कम करते चले जाते हैं, ठीक है जी। तो गामा 7/2 को सॉल्व करना है तो 5/2 से शुरू होगा, 1 कम करके क्या होता है 5/2, 5/2 गुणा, फिर 5/2 में से 1 और कम कर दो तो फिर हो जाएगा 3/2 गुणा, फिर 3/2 में से 1 और कम कर दो, फिर हो जाएगा 1/2। लेकिन जैसे 1/2 आएगा वहां पे गामा लगा देना, जैसे 1/2 आएगा, जैसे 1/2, उसके बाद एक कम नहीं करना है, जैसे 1/2 आएगा वहां पे गामा लगा देना, इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। इस चीज का, हाँ फिर से बताऊं, हाँ चलो, गामा 7/2 में से 1 कम कर दो, 5/2 से शुरुआत करेंगे, तो 5/2 गुणा, फिर 1 कम कर दो, 5/2 में से 1 कम कर दो 3/2, फिर 1 कम कर दो 3/2 में से 1/2, जैसे 1/2 आएगा गामा लगा देना। हाँ, अब फिर बताऊं, नहीं बताता मैं, टक टक करके 10 सेकंड पीछे आके लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू, अब 5 3 15 हो गया, और बटे 2 दूना 4, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, आपको पता ही, अभी पता है ना आंसर, बस ऐसे कर सकते हैं इसको। और इसी प्रकार से होमवर्क के लिए मैं आपको गामा 9/2 की वैल्यू बताओ जी क्या होगी, और दूसरा गामा 5/2 की वैल्यू बताओ जी क्या होगी, और मुझे कमेंट में बताओ, तभी तो मैं जानूंगी तुम्हें कितना आता है। बहुत बनते हो तुम, देखते हो फालतू, नोट्स नहीं बनाते हो, नोट्स बनाओ ना, एकांत में बैठो, मैं बार बार कहता हूँ एकांत में बैठो, एकांत में। आप क्या करते हैं, कॉमेडी की जैसे पूरे भीड़ भड़ाके में बैठ जाते हैं, मम्मी पापा भैया बहन सब में। अरे नहीं भाई, एकांत में बैठो, तब दिमाग में आपको अच्छे से घुसेगा। हाँ, नहीं तो भैया बैक आती रहेगी, मैथ्स में बैक एक बार लग जाती ना तो बर्बाद कर देती है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब स्पीयरमैन का क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। क्रम सहसंबंध, स्पीयरमैन का क्रम सहसंबंध, हाँ, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, हाँ, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन क्या होता है, और इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी 100% आता है, ये 2 मार्क्स का है, इसमें केवल फॉर्मूला लिखना है, 10 मार्क्स का आता है। एक डिटेल लेक्चर हमने इसमें बहुत अच्छे से बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो फिर आपका 10 से लेकर 15 मार्क्स तक एक ही लेक्चर में कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो भैया सिंपल है कि रैंक कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और ये इज इक्वल टू होता है रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है स्पीयरमैन का, हाँ, वैसे कार्ल पियर्सन का भी है, ध्यान रखना, ये स्पीयरमैन का है, हाँ, आर बराबर 1 - 6 इंटू समेशन d² अपॉन n इंटू n² - 1, बस ये है भैया, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, r इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, माइनस, फिर ये पूरा ये आएगा 6 इंटू समेशन d² अपॉन, या di² भी बोल सकते हैं, या d² बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, di भी बोल सकते हैं, di² या d², कोई दिक्कत नहीं, अपॉन n इंटू n² - 1, ठीक है। अब d क्या होता है, d होता है भैया r1 - r2, एक रैंक दूसरी रैंक। अब देखो यहाँ पे तो 2 मार्क्स का ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, 2 मार्क्स हो गया। अब ये di बराबर r1 - r2 होता है, n क्या होता है ये डिटेल लेक्चर में आप देख लीजिए, अगर आपको 10 मार्क्स और भी कंफर्म करने हैं तो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना बस यार, छोड़ो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीधे 6 से हम 10 पे गए क्योंकि इंपॉर्टेंट हमें यही नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध लिखिए, बल संबंध का सूत्र लिखिए, क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। मीन, मीडियन, मॉड के डिटेल लेक्चर हमने बता रखे हैं, इस पे भी एक छोटा सा 6-7 मिनट का चुंदी सा लेक्चर बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप, लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ में आ। देखिए मैं रटा दूंगा इसको आप कैसे, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग, भूल जाते हैं, हम भी भूलते थे पहले, अब हमको रट गया तो इसलिए नहीं भूलते। ये होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला है भैया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या हिंदी में लिखेंगे तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा मीन, ये 2 गुणा माध्य। याद कैसे रखना है इसको, देखो ऐसा है, इसको ऐसे रखना है, MO लिखो, फिर ME लिखो, फिर M लिखो। जब डिक्शनरी में आपने देखा होगा पहले M आता है, फिर उसके बाद ME आता है, और फिर MO आता है, तो इसको हमने उल्टे में लिख दिया, ठीक है। MO से थोड़ा पहले ME और ME से थोड़ा पहले M, हाँ, घटते क्रम में लिख दिया, ठीक है जी, घटते क्रम में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 डंडे आते हैं और यहाँ पे सिंगल डंडा आता है, यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे 1 डंडा मतलब माइनस, हाँ? फिर यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 1 कम, जैसे यहाँ पे 2 डंडे थे, 1 कम कर दिया, 1 डंडा हो गया, यहाँ पे 3 थे, 1 कम कर दिया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, मॉड है, ये माध्यिका है, मीन है, MO = 3ME - 2M। बस ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना इसको, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, याद रख लेना, क्योंकि ये 2 मार्क्स का आता ही आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ, तो याद कर लेना इसको, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स तो भैया, स्टैटिस्टिक्स अगर आपने जो डिटेल लेक्चर हमने नीचे देखे थे स्टैटिस्टिक्स के, वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 30 से 35 मार्क्स तक केवल स्टैटिस्टिक्स के आ जाते हैं, और सबसे स्कोरिंग और इजी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो इसको जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें अच्छे से, जो डिटेल लेक्चर नीचे उनको अच्छे से देख लें, और रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लें, तो 100% आप पास हो जाओगे। और पास होना इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। अगर आप पास, देखो अच्छे परसेंटेज लाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पास आउट होके किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी परसेंटेज देखी जाती है। अगर आपकी परसेंटेज 80+ है तो आपकी संभावना 99% सिलेक्शन की हो जाती है, और अगर आप केवल मर के पास हुए तो 60 से नीचे हैं तो फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं लेता उतना आपको रखने का, सोचता है कि अरे पता नहीं ये सीरियस, पहले भी सीरियस नहीं रहा, आप क्या सीरियस रहेगा ये, तो उस हिसाब से। इसलिए अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए, 100 में से आप 90-95 लाइए, मैथमेटिक्स में ला सकते हैं आप। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर, मेरे चैनल को प्रॉपर फॉलो किया और अपने सिलेबस के अनुसार एक एक लेक्चर को क्रम से देखा, तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 90 से लेकर 100 के बीच मार्क्स आएंगे। लेकिन जो ऐसे हैं कि केवल पास होना है, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो भैया वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें, तो उसी में आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये सलाह मेरी है बस, और आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके सेक्शन में हैं, सेक्शन ए में, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन बी हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। और इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, इफ y is equal to 10x then prove that d2y/dx² = 2y × dy/dx। मतलब आपको y is equal to 10x दे रखा है और ये प्रूव करना है। मतलब आपको एक फंक्शन दे रखा है y is equal to 10x, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अवकल समीकरण, जिसमें dy/dx होगा ना और इक्वल टू का साइन होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अवकल समीकरण होती है। और सिंपल इक्वेशन से अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं डिटेल में हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां जाके डिफरेंशिएशन के लेक्चर देख सकते, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर देख सकते हैं। और फिर एक और भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनानी है, तो उसके 3-4 मेथड हैं, वो भी हमने एक साथ डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि वो सिंपल इक्वेशन से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा सा है इसलिए इस 2 मार्क्स का, अदरवाइज ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए तो सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए अगर आता है तो
ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे करना है। देखो आप लिखेंगे कि गिवन दैट हमारे पास दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, y इज इक्वल टू 10x दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है जी। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बटे dx मिलेगा ना, हाँ मिलेगा जी। सॉरी, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx और 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या आपको याद होना चाहिए भैया। अगर आपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर हमने देखे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में करवाए हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो याद रखना भैया, हाँ sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर d अपॉन dx, और ये tan x अगर ऐसा हो तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन हमने, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं पता कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तब आप नहीं कर पाएंगे, तो याद रखना पड़ेगा डिफरेंस। तो यार कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, जो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे करते जाओ, बस खत्म कहानी है। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें एक बार और डिफरेंशिएशन भी है, dy बटे dx है, dy बटे dx तो है, d2y बटे dx स्क्वायर भी, तो इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। इसको चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो और इसका डिफरेंशिएशन करो फिर से, तो d2y बटे dx स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d2y, dy बटे dx का क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है। dy बटे y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बटे dx, फिर dy बटे dx स्क्वायर करते हैं तो d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है। अगर इसका भी फिर से करना पड़े तो d3y बटे dx क्यों हो जाता है, ठीक है, ये पैटर्न समझ लीजिए। हाँ, तो इसका डिफरेंस d2y बटे dx स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, तो sec स्क्वायर x हो या sin स्क्वायर, जब पावर एक से ज्यादा होती है तो वो सिंपल, जैसे हम x की पावर 3 का करते हैं ना डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं, 3 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से sec स्क्वायर x में 2 पावर है, वो आगे आ जाएगी तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 इंटू sec x, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर का मतलब एक रहेगी, मतलब sec x 2 इंटू sec x इंटू 2 इंटू sec x हो गया। लेकिन फिर sec x का फिर से डिफरेंशिएशन होता है भैया, चेन रूल बोलते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए। sec स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2 sec x हो जाएगा, इनटू फिर sec x का फिर से डिफरेंशिएशन, sec x का देखो यहाँ पे देखिएगा कि x क्यू का 3 आगे आता है, 3 और एक पावर कम 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू फिर x का फिर से होता है, जो x सिंगल x होता है ना उसका फिर से होता है, x का 1 होता है इसलिए हम बोलते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे sec स्क्वायर का 2 sec x हो जाएगा, इंटू sec x का फिर होगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, अरे भैया पता होना चाहिए, sec x का होता है sec x tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, एम्प्लाइज, अब देखिए d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू sec x इंटू sec x हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू फिर tan x, ठीक है जी, tan x, ओके। अच्छा, अब आगे देखो जी, एम्प्लाई यहाँ पे लिखें, हाँ नहीं यहाँ जगह हो सकता नहीं, एम्प्लाई यहाँ पे लिखते हैं आगे, हाँ d2y बटे dx स्क्वायर बराबर यहाँ इज इक्वल टू 2 अपनी जगह रखिए फिक्स, ओके, इंटू tan x की जगह पे आप हम क्योंकि इक्वेशन 1 से tan x की जगह y रख सकते हैं तो y रख दिया जी, इंटू sec स्क्वायर x, इक्वेशन 2 से sec स्क्वायर x की जगह क्या रख सकते हैं, dy बटे dx रख सकते हैं बाई 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 से tan x की जगह तो भैया y रख दिया और sec स्क्वायर x की जगह dy बटे dx रख दिया, तो यह हो जाएगा इक्वल टू 2y इंटू dy बटे dx। तो यही आपको प्रूफ भी करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है जी, प्रूफ हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको कर लीजिएगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स के हैं। उसके बाद सेक्शन सी में भी 1 2 3 4 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम कराएंगे। अगर ये आपने इस क्वेश्चन पेपर के जो भी 3-4 लेक्चर हम बनेंगे, पहला लेक्चर है, दूसरा अभी इसके बाद आएगा, तो अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो जो आपका आने वाला एग्जाम है ना, तुरंत जल्दी आने वाला है, उसमें आप 100% पास ही नहीं बल्कि 60-70 से ऊपर मार्क्स लाएंगे, केवल इससे।
तो ज़रा तैयार रहिए, सीरियस तरीके से जो हम बता रहे हैं उसको सीरियस तरीके से देखिए। ओके, हाँ, सीरियस रहना पड़ेगा आपको, सीरियस तो रहना पड़ेगा भाई। ज़िंदगी में सफल होना है तो सीरियस तो रहना पड़ेगा। हम मेहनत कर रहे हैं भैया, मेहनत क्या, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला करवा रहा है। ऊपर वाले ने बोर्ड भी दे रखा है, ऊपर वाले ने अच्छा फ़ोन भी दे रखा है, और ऊपर वाले ने बोला है कि भाई आप वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पे डाल दो। दुनिया में जो भी बच्चा, जिस बच्चे को ज़रूरत होगी वो पढ़ेगा, वो अपना फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए हमने इस उद्देश्य से हमने स्टार्ट किया कि ऊपर वाले ने बोला कि चलो यार, जो आपके पास नॉलेज है बांटो उसको, किसी के काम आ जाए। कई बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, कई बच्चे पास हो रहे हैं, बैक सालों सालों से बैक लटकी थी, वो बैक क्लियर हो रही, तो बस खुशी मिलती है कि आपको बैक क्लियर हो रही, आपके अच्छे जॉब लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।